गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, मैं इसलिए ये चैप्टर पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और ये सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल कैसे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करती है, वो सेल उसके अंदर ऐसी क्या खूबी होती है, वो क्या करती है, वो सब इस चैप्टर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आज दो टॉपिक कवर करूंगी। आज मैं दो टॉपिक कवर करने वाली हूँ। ठीक है, सो सभी अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट करिए, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यस, नाउ व्हाट इज सेल। ठीक, एनसीईआरटी में चैप्टर का टाइटल लिखा हुआ है द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हाई सेल इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाई सेल कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं सेल को यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स आइदर यूनिसेलुलर or multicellular are made up of cell. All organism are made up of cell. सभी सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी दो मीनिंग हो सकते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों इसे ऐसा बोलते हैं? ठीक, हम इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं ठीक, सेल स्ट्रक्चर यूनिट कैसे है? क्योंकि ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करती है। ठीक, व्हेन जब सेल ग्रुप होती है, व्हेन सेल ग्रुप दे विल फॉर्म टिश्यू, व्हेन टिश्यू विल ग्रो टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन, when organ group they will form organ system and organ system present in organism। यही है, यही जीवन चल रहा है बेटा। ठीक है, इसी से है, इसी तरीके से आप और हम सभी फॉर्म हुए हैं, आप और हम सभी फॉर्म हुए हैं। ठीक, तो ये कैसे, किस तरह से अरेंज होती है? ठीक, अच्छा, इसको फंक्शन यूनिट कैसे कहते हैं बेटा? फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑल द फंक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, इट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई सेल known as structural and functional unit of life, cell is called structural and functional unit of life। ठीक, आज हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं एनसीईआरटी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल। ये बात आप लोग सभी को समझ में आ गई, छोटी क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं। बार बार मैं यही कहूंगी, सेल ग्रुप होती है, इंट्रैक्शन होता है इनके बीच में, कंबाइंड होते हैं, फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ग्रुप होते हैं, इनमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे ही मेजर सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करके एक जीवन चलाते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। इन टुडेज क्लास वी विल कवर दिस टॉपिक। फर्स्ट, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life, correct? Structural and functional unit of life अभी मैंने डिस्कस किया है। That is why, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, सेल ग्रुप होती है, उसी के अंदर सारे फंक्शन होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं भाई। ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सॉरी बेटा, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं
और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ठीक, हम साथ के साथ एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे। मेरे आपको क्लास में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर मिलेगी, पीवाईक्यू भी कवर होंगे, ठीक है, और जिनके आने की संभावना है वो भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चन लग जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे चैप्टर को, ठीक है। लाइन टू लाइन मेरे साथ एनसीईआरटी मार्क करते जाइएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मींस ऑल द फंक्शन टेक्स प्लेस inside single cell are called unicellular organism made up of one cell or single cell. And multicellular organisms are, they are made up of many cells and each cell perform different function according to their origin, according to their location and according to need. ठीक है बेटा, this is the next. देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स भी ली है साथ के साथ, एनसीईआरटी के आप पेज निकाल लेना फर्स्ट, वहीं पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर called unicellular organism, while other are composed of many cell and these organisms are called multicellular organism. ठीक, अच्छा, what are the example of unicellular organism? Unicellular organisms are like yeast, bacteria, protozoans like amoeba, paramecium, these are what? Unicellular organism. ठीक है, अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है, पहले मैं एक बात खत्म करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म capable to exist self independence, अपनी लाइफ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह जी सकता है, ठीक है। तो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, उनकी क्या होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक। उन सब में भी वो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं जो एक मल्टीसेलुलर में भी होते हैं। तो ये लाइन मार्क करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या कर सकते हैं बेटा? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, साथ के साथ दे आर capable to perform all the essential function of life। इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन जीवन को जीने के लिए जरूरी है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो अब हम डिस्कवरी की बात करेंगे, सेल की डिस्कवरी की। कौन कौन सी सेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी तो तुम्हें आती भी होंगी, कोई परेशानी नहीं है, और कुछ हम सीख लेंगे, ठीक है। डिस्कवरी, सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की, ठीक। कौन सी सेल पहले डिस्कवर हुई थी, किसने करी थी? आप जानते हो, हमारे सबके प्यारे कौन? रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने क्या की है? इसको क्या हो गया भाई? ठीक है, चलिए, डिस्कवरी रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया? 1665 में, कब? 1665 में, 1665 में उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? डेड सेल को। अच्छा, किसमें किया बेटा? उन्होंने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल। किसमें किया? कॉर्क सेल में। किसमें डिस्कवर किया? कॉर्क सेल में। उन्होंने कॉर्क सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी थी नहीं पहले, उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से ऑब्जर्व किया और कहा कि ओ माय गॉड, इट इज लुकिंग लाइक अ स्मॉल रूम, अ लिटिल रूम। तो तब जाके इन्होंने एक टर्म दिया, दैट इज सेल। सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम सेल्यूला। सेल जो टर्म लिया गया है वो किससे लिया गया है? सेलुला, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम।
अ लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, अ लिटिल रूम एक कमरा कैसा होता है जिसकी चारों दीवारें होती हैं, ठीक। इसी तरह से जब उन्होंने देखा इतनी बड़ी बड़ी बेटा, इस तरह से कॉर्क सेल का उन्होंने अरेंजमेंट देखा, ठीक है, ठीक ठीक। कॉर्क सेल क्या होते हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू होते हैं जो बार्क की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें आपकी इस तरह से उन्होंने देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला। अगली जो डिस्कवरी है बेटा है लाइव सेल की। किसकी है, लाइव सेल की, ठीक। जो लाइव सेल है वो किसने डिस्कवर करी थी, लाइव सेल डिस्कवर बाय एंटन वेन लीवेनहॉक, एंटन वेन लीवेनहॉक ने डिस्कवर की थी। कब की थी बेटा, 1674 में। कब की थी बेटा उन्होंने, 1674 में। बात एक एक ईयर नोट करते जाना बेटा, कुछ भी आ सकता है, पहले ईयर नहीं आते थे, अब तो कुछ भी आ सकता है। आपको एक एक चीज इम्पोर्टेंट है, एक भी शब्द आपको छोड़ना नहीं है। एंटन वेन लीवेनहॉक ने लाइव सेल को खोजा था बेटा, और किसमें खोजा था, पॉन्ड वाटर में। किसमें खोजा था, पॉन्ड वाटर में। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी डिस्कवरी आई है एज पर योर एनसीईआरटी, दैट इज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय हु, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस कब, 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर की, एंटन वेन लीवेनहॉक ने लाइव सेल डिस्कवर की, और न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया, ठीक है। ये सब मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही चीजें ली हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एक और यहाँ पे देखो बेटा, साथ के साथ बात करते हैं हम। एनीथिंग लेस देन, एनीथिंग लेस देन, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग से कम है और जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं एंश्योर करते, उनको क्या कहते हैं हम बेटा, डेफिनेटली वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरस। लिख लेना, समझ लेना, इस तरह से क्वेश्चन अगर फ्रेम हो तो। इसीलिए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली जाती है, ठीक। अच्छा, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट किसको देखा, लाइव सेल को। रॉबर्ट ब्राउन जी ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। जब इन्वेंशन हो गई माइक्रोस्कोप की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी हुई, और उन्होंने बहुत अच्छी हमारी सेल की डिटेल स्ट्रक्चर्स को साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। आज हम वही उन्हीं की जो कारनामे हैं, उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत की, उसी की वजह से आज हम इतने कामयाब हैं, इतने हमको करीब से देख पा रहे हैं, और इसी वजह से आज जो है हम बीमारियों का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बेटा सेल थ्योरी। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, सेल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक कवर, व्हाट इज सेल फ्रॉम योर एनसीईआरटी। नाउ cell theory, second topic to be covered, that is cell theory. cell theory क्या होती है बेटा, है ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक इन क्लास 9 इट इज गिवन सेल थ्योरी। वहां पे चीजें दे रखी हैं, है ना, लेकिन अब यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी, बारीकी मिलेगी, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या है बेटा, दो साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे पहले, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, ध्यान देना। साइंटिस्ट थे एक तो श्वेन, और एक थे शील्डन। एक कौन थे, शील्डन, ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्वान सेल कहाँ पाई जाती है, अगर आप लोगों ने 8th 9th में ही पढ़ाई जाती है, नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, है ना, और नर्व सेल में क्या होता है, स्वान सेल पाई जाती है।
नर्व सेल में क्या पाई जाती है? स्वान सेल। तो नर्व सेल किस में पाई जाती है? एनिमल में पाई जाती है। नर्व सेल किस में पाई जाती है? एनिमल में पाई जाती है। तो स्वान कौन थे? स्वान कौन थे बेटा? ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये कौन थे बेटा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, कौन जूलॉजिस्ट थे, कौन बोटेनिस्ट थे। ठीक, अगर ये जूलॉजिस्ट हैं तो शीलन साहब थे बोटेनिस्ट। कौन थे ये? बोटेनिस्ट। और ये कौन से बोटेनिस्ट थे? ये जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या दी बेटा? सेल थ्योरी दी। इन दोनों ने मिलकर क्या दी? सेल थ्योरी दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सेल थ्योरी दी। ठीक, इन्होंने जो सेल थ्योरी दी वो 1838 में, ठीक है, ईयर ध्यान रखना बेटा, और यहाँ पे 1839 में दी। कहाँ पे दी? 1839 में दी। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या कहा, देखो स्वान के बारे में सुनो। पता है स्वान साहब ने ये कहा था कि जो एनिमल्स हैं, इन्होंने क्या कहा था, जो एनिमल हैं वो सराउंडेड है, मतलब एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय, नोट करते जाइए बेटा, सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ थिन लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग जगह थे, दोनों ने अलग अलग जगह काम किया। ठीक है, और दोनों ने सेम बात कही। ठीक है, इन्होंने एक और बात कही जो कि आपकी एनसीईआरटी कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बच्चे इसको अक्सर गलत कर जाते हैं, इस पे PYQ भी आ चुका है। ठीक है, अच्छा बच्चे इसको गलत कैसे कर जाते हैं, इसमें ये कहा है कि प्रेजेंस ऑफ, इन्होंने क्या कहा स्वान साहब ने, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ is the characteristic of plants, is the characteristic of plants। तो बच्चे ये कहते हैं कि मैम ये तो जूलॉजी के थे, हैं, ये तो जूलॉजी के थे, फिर इन्होंने प्लांट पे कैसे किया? बेटा इन्होंने बायो नहीं पढ़ी होगी, है ना, जूलॉजी और बॉटनी है तो बायो में, तो इन्होंने इस पे भी रिसर्च कर डाली और उन्होंने ये बात कह दी। ठीक है, सेम शीलन साहब ने भी ये कहा था कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल do not have cell wall, but plant cell have cell wall, and that cell wall is made up of cellulose। ठीक, एंड आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है जो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है, उसका शेप प्रोवाइड कराती है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इट कैन बी माइक्रोस्कोपी, बहुत छोटा हो सकता है, या तो होगा, नहीं होगा तो बहुत छोटा होगा। ठीक है, प्लांट्स में प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, है ना, कुछ इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी। ठीक है, अब इसका कमी क्या थी उनके हिसाब से, इन्होंने ये कहा, इन दोनों ने मिलकर एक पहले ओल्ड सेल थ्योरी बनाई। क्या बनाई? ओल्ड सेल थ्योरी। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ cell and their product। बात समझ में आई? लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। इसका क्या था? एक ड्रॉबैक था। इसका क्या ड्रॉबैक था कि यस, नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर लेते हैं बेटा, व्हाट वाज द ड्रॉबैक। ठीक, ड्रॉबैक ये था कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। क्या एक्सप्लेन नहीं कर रही थी थ्योरी? ड्रॉबैक नोट करो, डू नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, डू नॉट एक्सप्लेन
ओरिजिन ऑफ सेल। ओरिजिन ऑफ सेल नहीं बताया उन्होंने, ये नहीं बताया कि सेल कहाँ से आई है, सेल की उत्पत्ति कहाँ से आई है। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाओ। क्या नाम था? रुडोल्फ वर्चाओ। क्या नाम था बेटा? रुडोल्फ वर्चाओ। रुडोल्फ वर्चाओ साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा, एक लैटिन लैंग्वेज का छोटा सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा बेटा उन्होंने? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, which means in English cell arise from pre-existing cell, which means cell arise from pre-existing cell, cell arise from pre-existing cell। उन्होंने ये बात कही। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उन्होंने न्यू सेल थ्योरी फॉर्मुलेट हुई। और न्यू सेल थ्योरी क्या कहती है? दो बात कहती है। ठीक है, क्या? हाँ जी। न्यू सेल थ्योरी क्या कहती है बेटा? न्यू सेल थ्योरी ये कहती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and we can write here beta or organism or organism। ठीक है, are made up of cell and their product। इसका ओरिजिन भी मिल गया। दूसरी बात ये हो गई कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल किससे अराइज हुई है? एक पूर्ववर्ती सेल से, पुरानी सेल से आई है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। समझ में आई बात? ओल्ड थ्योरी समझ में आ गई कि उन्होंने सिर्फ क्या बताया था? उन्होंने क्या बताया था? दो साइंटिस्ट थे, शील्डन थे और स्वान थे। एक जूलॉजिस्ट थे, स्वान जी थे। और स्वान जो है उनका पूरा नाम क्या है? थियोडोर स्वान। और ये कहते मैथायस सील्डन। ठीक है, तो इन्होंने ये थ्योरी दी। ठीक है, उसके बाद ये जो मॉडर्न थ्योरी है उसका क्रेडिट तीनों साइंटिस्ट को जाता है। कौन कौन? स्वान, शील्डन एंड दैट रुडोल्फ वर्चाओ। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, आइए एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक, इन 1838 मैथायस शील्डन, जर्मन बोटेनिस्ट, एक एक लाइन मिल रही है बेटा, एग्जामिन, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है बेटा। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, observe that all plants are composed of different kind of cell which form a tissue of the plant। ये किसने कहा था? सील्डन साहब ने कहा था। एंड अबाउट द सेम टाइम, देखो मैंने बोला ना यहीं पे, एट अबाउट द सेम टाइम, कौन से साइंटिस्ट साहब? थियोडोर श्वान, British zoologist, studied different type of animal cell and reported that कि thin outer layer, जो आज जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे एनिमल सेल सराउंडेड होती है। उससे एनिमल सेल क्या होती है बेटा? सराउंडेड होती है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया अपनी स्टडीज के आधार पर कि प्लांट टिश्यू जिनमें सेल वॉल पाई जाती है वो यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, किसका? प्लांट सेल का। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी कि दैट बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक, तो उन्होंने सीलन एंड स्वान ने दोनों ने मिलकर क्या बनाई? सेल थ्योरी। और थ्योरी ने क्या नहीं बताया? ड्रॉबैक आ गया ना निकल के, डू नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल आर फॉर्म्ड। उसके बाद कौन आए? रुडोल्फ वर्चाओ। कब आए बेटा? 1855 में। वहां पे ईयर जरूर मेंशन करना। रुडोल्फ वर्चाओ साहब कब आए थे बेटा? 1855 में। ठीक, राइट हियर ईयर आल्सो इम्पोर्टेंट।
ठीक, 1855 में he explained that divided and new cells are formed from pre-existing cell, that is omnis cellula e cellula. Done. Next he modified, अब इन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया, और जो हम आज के समय में जो पढ़ रहे हैं, इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी. Who has given final shape? Rudolf Virchow. कौन ने दी? Rudolf Virchow. All living organisms are composed of cells and product of cell. All cells are arise from pre-existing cell. This is cell theory. This is what? Cell theory. बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, हमारे एनसीईआरटी के 2 टॉपिक्स आर कवर्ड नाउ. ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एन ओवरव्यू. ओवरव्यू ऑफ सेल. क्या पढ़ेंगे बेटा? ओवरव्यू. ओवरव्यू में क्या होगा? ओवरऑल उसका व्यू, सेल का शेप पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद 2 टॉपिक और है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. उनको बाद में पढ़ेंगे. पहले हम क्या करते हैं? ओवरव्यू करते हैं. ओवरव्यू में देखो बेटा, डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक, डिफरेंट साइज हैं उनके, ठीक, शेप और साइज वेरी करता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अधिकतर सेल ने अपने शेप्स को मॉडिफाई किया है फंक्शन के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन के अकॉर्डिंग. अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? ओवरव्यू ऑफ सेल. क्या पढ़ने वाले हैं हम? ओवरव्यू ऑफ सेल. ठीक है, देखिए आप लोगों ने प्लांट सेल है, जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया. ठीक है, किसने एक्सपेरिमेंट किया होगा आप लोगों ने क्लास 9th में? अनियन सेल का टेम्परेरी माउंट बनाया होगा. ठीक है, तो जब अनियन सेल का टेम्परेरी माउंट बनाते हैं तो अनियन को लेते हैं, अनियन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, उसका ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं, उसका स्टेन करते हैं, फिर उसको स्लाइड पे रखते हैं छोटा पीस करके, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप रख के और ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, उससे पहले हम ग्लिसरीन में रखते हैं ताकि टिश्यू क्या हो जाए? ड्राई ना हो जाए. ठीक है, तो जब हम देखते थे तो कुछ अनियन सेल इस तरह से दिखाई देती थी. ठीक है, जब अनियन सेल देखी तो उन्होंने बताया कि क्योंकि प्लांट सेल है बेटा, और प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है. क्या पाई जाती है? सेल वॉल. ठीक, और इसमें एक बड़ा, सॉरी बेटा थोड़ा सा अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, बड़ा वैक्यूल, छोटा न्यूक्लियस. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल. ठीक है, अच्छा अनियन सेल का हो गया. एक ह्यूमन चीक सेल का ध्यान देना, ह्यूमन चीक सेल का भी था. तो ये कहते हैं चीक सेल में क्या थे? चीक सेल वाला एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें क्या बताई थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बताई बेटा इसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. क्या बात समझ में आ गई? ठीक, इन्होंने ये बोला. ठीक है, और क्या बताया बेटा इन्होंने? कि इन्होंने ये बताया कि सेल का शेप साइज वेरी करता है. ठीक है, क्या बताया? साइज, इसको छोटा करके यही साइड में मैनेज करते हैं चीजों को. ओवरव्यू में हमने स्टार्ट करी प्लांट सेल. ठीक है, साइज की बात करते हैं बेटा. साइज की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. साइज की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल क्यों बेटे? स्मॉलेस्ट सेल तुम सभी जानते हो, दैट इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है एक तरह का. क्या है? बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल. ठीक है, और विदाउट सेल वॉल. ठीक, इस बैक्टीरिया की जो लेंथ बताई है एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर बताई है, बहुत छोटी है बेटा. ठीक है, अच्छा इसके बाद आती है इससे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं ना. तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग. क्या है बेटा? ऑस्ट्रिच एग.
ठीक, जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्सीमेटली, और जिसकी विड्थ जो है लगभग 13 सेंटीमीटर, और वेट की बात करें, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये बस मैं आपको बता रही हूँ, इट इज अबाउट 1.4 kg. That is why ostrich egg is the largest cell. ठीक, एंड लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बेटा? नर्व सेल. लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नोट करते जाओ, एक भी डायमेंशन मिस नहीं होनी चाहिए. नर्व सेल वो कितनी होती है? लगभग 90 सेंटीमीटर, और बुक्स में ऐसा लिखा रहता है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग होती है. अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग होती है. ये थी साइज की. एक और रहेगी बेटा आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी. ह्यूमन आरबीसी का साइज लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है. किसमें होता है? 7 माइक्रोमीटर. क्या होता है? डायामीटर. ह्यूमन आरबीसी का डायामीटर 7 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है, आप चेक कर लेंगे. ठीक है, अच्छा चलो, साथ के साथ ये भी आपको मैं मार्क करवा देती हूँ ओवरव्यू में. Observe cell and onion peel, human cheek cell under the microscope. Collect their structure. Onion cell typical plant cell है, cell wall पाई जाती है. ठीक, और इनकी बाउट सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. ह्यूमन चीक सेल में आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ठीक है, एक और चीज, उस न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको अनियन सेल के बारे में बताया. इस अनियन सेल में इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है बेटा. ये क्या है? न्यूक्लियस, सॉरी, ये चीक सेल. चीक सेल में इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा? क्रोमोसोम मटेरियल है. और वो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं. डीएनए प्लस हिस्टोन के, डीएनए प्लस हिस्टोन के बने हुए होते हैं. सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम फॉर्म होता है. ठीक है बेटा, चलिए आगे चले. यस, यहाँ चल रहे थे हम. अब देखो, हो गई बात हमारी क्लियर. डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है चीक सेल में. किसके अंदर? मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा. उसमें क्या होंगे? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें डीएनए होगा. ठीक है, अच्छा, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पॉज लेती हूँ, है ना, यहाँ पे बताती हूँ. दो चीजें हैं, है ना, क्या? दो टाइप की सेल हैं. ठीक है, एक है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल. 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड बेटे, मेरे बच्चों, 1 सेकेंड. ठीक है, आप सेल कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की. ठीक है, 2 टाइप की. ठीक, टेबल बना के रखेंगे. ठीक है, हालांकि इन सब की डिटेल मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहां बीच में बात आ गई है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको उस पे प्रकाश डाल देती हूँ. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. इसमें क्या है, मैंने क्यों बताया? ये कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, whole living world divided into 2 parts, that is prokaryote and eukaryote. That is prokaryote. So they want to say this ki prokaryote do not have well defined nucleus. Do not have well defined nucleus. Well defined nucleus. ठीक, यूकैरियोट हैव well defined, well organized, well defined nucleus.
ठीक है, ये वाली बात है। इसके अलावा और भी डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल माइक्रोस्कोपिक होती हैं, इनका साइज बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल का। यू मींस ट्रू होता है, कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव होता है, कैरियो मींस न्यूक्लियस होता है। जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उस न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, और जो कि प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में ना तो, और अच्छा न्यूक्लियोइड क्या होता है, अच्छा बात हुई तो बता ही देती हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है ना, हम पढ़ते हैं ये न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियर एम्ब्रेन वो हो गया, एनवेलप हो गया, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। साथ के साथ बीच में मैंने हिस्टोन भी डाल दी और यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस भी डाल दिया। जब न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं है, और ना ही ये हिस्टोन प्रेजेंट है, जिसमें हिस्टोन नहीं प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और विदाउट हिस्टोन होता है, ठीक है। वो न्यूक्लियोइड होता है जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है। चलो वहीं पे पहुंचती हूँ मैं आपके पैराग्राफ पे, क्योंकि मैं इनकी डिटेल स्टडी करूंगी, है ना। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है, अभी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इनका न्यूक्लियर एनवेलप 3 लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। बाहर ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। उसी हिसाब से हम स्टडी करेंगे, ठीक। चलो, इन्होंने कहा लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं होता, जबकि बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। लिविंग फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी ऑफ प्लांट सेल। इसी वजह से सेल लाइफ होती है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। डन। इसके अलावा इनमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कवर करूंगी। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एक हम कवर करेंगे, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल कवर करेंगे, ठीक है। ये था बस हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। यहाँ से मैं एक लाइन उठा लेती हूँ, सेल डिफर इन शेप एंड साइज, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज। सेल ग्रेटली डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लंबाई में 0.3 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है, जबकि बैक्टीरिया could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच एग, ठीक। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर के डायमीटर होता है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल कंसीडर करी जाती है। और बेटा सुनिए, ये डायग्राम देखिए, मेंशन करिए, देखो डायग्राम एक एक इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा डायग्राम किसका है, ठीक है, कौन सा डायग्राम किसका है, लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ये देखो बेटा, ह्यूमन आरबीसी है, ये क्या है, ह्यूमन आरबीसी। कैसे शेप होती है, डिस्कॉइड होती है, कैसी होती है, डिस्कॉइड, और कैसी होती है, बाई कनकेव, ठीक है। इधर से इस तरह से इन्वेजिनेशन होता है बीच से, ठीक। तो जो बाई कनकेव है ये बड़ी है, ये इसलिए ऐसे क्यों है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को होल्ड कर सके, और ज्यादा हीमोग्लोबिन होल्ड करेंगे तो ज्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सीजन को ज्यादा होल्ड कर पाएंगे, है ना। इसलिए इनका डायमीटर ज्यादा होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव, ठीक है, समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी की शेप अमीबॉइड है, कैसी है बेटा, अमीबॉइड, अलग अलग तरह की हो सकती है। देखो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए सीडोपोडिया बना लेंगे, तो जैसे अमीबा के बारे में तो बचपन से पढ़ते हैं कि उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, तो डब्ल्यूबीसी की शेप फिक्स नहीं होती है। लेकिन ये चीज देखिए, डब्ल्यूबीसी में इन्होंने क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस, पॉलीमॉर्फिक, डिफरेंट डिफरेंट शेप के डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी के भी टाइप अलग अलग होते हैं, है ना, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये वाला देखिए, ये कॉलमनर एपिथेलियम है, लंबी लंबी सेल,
ठीक है, इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना चीजों को। ये लॉन्ग होती है और नैरो होती है। इनकी शेप फंक्शन के हिसाब से है, इनकी शेप किसके हिसाब से है, फंक्शन के हिसाब से। ठीक, ये है हमारी नर्व सेल जो ब्रांच होती है, कैसे होती है, ब्रांच होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट सेल है जो कि मैसेज को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफर करती है और हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है। ये क्या है, ट्रैकीड्स हैं। ये क्या है, ट्रैकीड्स इलोंगेटेड होती है, ये प्लांट से पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये जाइलम एलिमेंट है, वाटर का कंडक्शन करती है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, These are mesophyll सेल, ग्रीन कलर की होती है, राउंड एंड ओवल होती है, इनमें ज्यादा से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और ये फूड को स्टोरेज ज्यादा कर सके, इस वजह से इनका शेप ऐसा होता है। ठीक है बेटा, ये था ओवरव्यू, ये था क्या, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया, व्हाट इज सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, कंपैरिजन ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके साथ आप मेरे साथ बने रहिए मिथिलेश वार्ष्णेय सांखला क्लासेस से। थैंक यू।